नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं देवभूमि आईएएस एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा कृषक बिल। कृषक बिल के अंतर्गत हम दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि आखिर ये मध्य प्रदेश, संपूर्ण भारत की यदि हम बात करें तो संपूर्ण भारत में आज कृषक बिल को लेकर जगह जगह विरोध हो रहे हैं। हाल में ही जो हमारी मोदी सरकार है या फिर मोदी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट द्वारा एक बिल पेश किया गया है जिसको बोला जाता है कृषक बिल या फिर फार्मर बिल। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हाल में ही जो पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, इन क्षेत्रों में कुछ ज़्यादा ही इनके विरोध हो रहे हैं। आखिर क्यों इनके विरोध हो रहे हैं, क्या इसका रीजन है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये कृषक बिल है क्या। तो कृषक बिल की दोस्तों यदि बात करें तो अभी हाल में ही कोरोना के काल में आप लोगों को जैसा कि पता होगा जून 2020 में एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया था। ठीक है, ऑर्डिनेंस यदि आप बात करें पॉलिटी की तो पॉलिटी में दोस्तों एक आर्टिकल है, आर्टिकल 123। तो आर्टिकल 123 के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है कि जब भी हमारा जो सदन होता है, लोकसभा राज्यसभा, जब भी वो नहीं चल रहा होता है तो उस समय हमारे राष्ट्रपति के पास ये पावर रहती है कि वो एक अध्यादेश जारी कर सकता है और उस अध्यादेश द्वारा कोई भी नियम या अधिनियम को लागू कर सकता है। तो उस समय दोस्तों कोरोना के समय में जब हमारा सदन जो है वो नहीं चल रहा था तो उस समय एक अध्यादेश जारी किया गया। उस अध्यादेश का नाम था दोस्तों कृषक बिल। ठीक है, हाल में ही दोस्तों अभी बात करें, पिछले सप्ताह की बात करें तो ये बिल जो हमारा है रिसेंटली लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा पारित हो चुका है और इस पर अभी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना अभी बाकी है। जैसे ही इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाते हैं ये हमारा अधिनियम के रूप में बदल जाएगा। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं, देखते हैं कि आखिर ये कृषक बिल क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज याद रखना कि कृषक बिल जो है उसके अंतर्गत 3 चीजें लाई गई हैं। कितने, यानी कृषक बिल के अंतर्गत हम बात करें तो उस समय जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ था तो उस ऑर्डिनेंस में 3 चीजें लाई गई थी। क्या 3 अधिनियम थे। पहला अधिनियम था आपका आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम 1955। इसमें संशोधन करके हालांकि ये 2020 हो जाएगा बाद में, लेकिन अभी तक इसको ध्यान रखना दोस्तों राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हुआ है, इसका विरोध चल रहा है अभी। जैसे ही इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होते हैं ये अधिनियम 2020 हो जाएगा। तो अभी फिलहाल आपको याद रखना है 1955। अभी देखते हैं आखिर ये है क्या। दूसरा अधिनियम देखते हैं दोस्तों, ये आपका रहेगा कि मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त सुरक्षा समझौता अधिनियम, या फिर इसको बोला जाता है दोस्तों अनुबंध खेती या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जैसा कि आपने पढ़ा होगा जो इकोनॉमी सब्जेक्ट है या फिर आपने और भी कहीं पे पढ़ा होगा कि उसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में पढ़ा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है, अनुबंध खेती क्या होती है। ठीक है, तो दूसरा आपका अधिनियम है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो रहेगा ये वाला। तीसरा अधिनियम दोस्तों आज हम देखेंगे वो रहेगा आपका कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अधिनियम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों यही है जिस पर सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। और एक तरीके से यदि हम देखें तो इसके देखो पॉजिटिव पॉइंट्स भी रहेंगे दोस्तों और नेगेटिव पॉइंट्स भी रहेंगे। अब डिपेंड करता है आपकी समझ के ऊपर, आप इसको पॉजिटिव तरीके से लेते हो या फिर नेगेटिव तरीके से लेते हो। जिसके लिए नेगेटिव पॉइंट, जिसको नेगेटिव लगेगा वो इसका विरोध करेगा और जिसको पॉजिटिव लगेगा वो इसको स्वीकार कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले अधिनियम की जो रहेगा आपका आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। तो दोस्तों सबसे पहले हुआ क्या था, यदि हम बात करते हैं जैसा कि हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। ठीक है, जैसा कि मैं पता है शुरू से ही पता है कि हमारा जो देश है वो एक क्या है, कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है मतलब यहाँ पर कृषि जो है हमारी अर्थव्यवस्था में यदि बात करें तो लगभग जो हमारे संपूर्ण भारत की जो है लगभग 50% यानी मोर देन 50% अप्रॉक्स यदि देखा जाए तो 60 to 70% जनसंख्या जो पॉपुलेशन है वो आपकी कृषि पर निर्भर करती है, वो आपकी कृषि पर निर्भर करती है। लेकिन यहीं यदि आप दूसरी साइड बात करें हमारी जो इकोनॉमी है जीडीपी, तो जीडीपी में हम देखेंगे दोस्तों तो इसका जो है योगदान दिनों दिन घटता जा रहा है और ये करंट में यदि देखें तो लगभग 15 से 16% तक ही रह गया है। ठीक है दोस्तों, तो यदि हम बात करें सबसे पहले आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की, तो इसके अंतर्गत क्या हुआ है दोस्तों, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था तो उस समय जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ, उस समय हमारे पास संसाधन नहीं थे, रिसोर्सेस नहीं थे, तो उस समय दोस्तों इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खाद्य सुरक्षा देना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी हमारी सरकार की। ठीक है, उसको कैसे प्रत्येक व्यक्ति के पास खाना पहुंचाया जाए, खाद्य उपलब्ध करवाया जाए। तो उस समय क्या हुआ दोस्तों, जो बड़े बड़े जो जमींदार होते थे दोस्तों, कौन, आपने जमींदारी प्रथा के बारे में पढ़ा होगा। हमारी जो भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले हमारे यहाँ पे जमींदारी प्रथा चलती थी। तो बड़े बड़े जमींदार दोस्तों क्या करते थे कि वो लोग जो खाद्य चीज वस्तुएं होती थी या जो खाद्य सामग्री होती थी उनका ये क्या कर लेते थे, भंडारण कर लेते थे।
क्या कर लेते थे, भंडारण कर लेते थे। और जब इनके दाम बढ़ जाते थे दोस्तों, तब ये जो है इस वस्तु या फिर भंडारण की जो वस्तुएं होती थी उनको मार्केट में निकालते थे। इसके कारण क्या होता था दोस्तों, महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाती थी। लेकिन 1955 में जब हमारी नेहरू गवर्नमेंट थी उस समय, तो नेहरू गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, एक अधिनियम पारित किया गया, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। अब आप क्या करोगे, तो अब आप जो जमींदार होते हैं या फिर कोई भी जो व्यक्ति होते हैं, जो बड़े व्यापारी कारोबारी होते हैं, अब वो वस्तुओं का संग्रहण नहीं कर सकते। यानी कर सकते हैं लेकिन एक लिमिट के तौर पर, ठीक है। जितना गवर्नमेंट आपको बोलेगी आप उतना ही संग्रहण कर सकते, उससे ज्यादा आप उसका संग्रहण नहीं कर सकते हो। तो अभी हाल में ही दोस्तों जब इसमें अधिनियम में संशोधन हुआ है 2020 में, तो 2020 में क्या किया गया दोस्तों, अब इस संशोधन में जो दोबारा से यानी फिर से अपना जो भंडारण की जो सीमा थी उसको फिर से कंटिन्यू कर दिया गया है। मतलब अब इसने क्या बोला है, इस अधिनियम में अब ये बोला गया है कि अब जो बड़े बड़े व्यापारी है, इवन इसमें देखो अब क्या, हाँ सबसे अच्छी बात इसमें क्या है, व्यापारी प्लस कृषक, यानी जो किसान व्यक्ति होगा और जो व्यापारी वर्ग होगा दोस्तों, ये दोनों क्या है, अब वस्तुओं का भंडारण कर सकेंगे। ठीक है, मतलब यदि किसान को लगता है कि अभी हमारी जो फसल है, आलू है, धान है, गेहूं है, कोई भी फसल है, यदि उसके रेट अगर उसको सही नहीं मिल रहे हैं तो वह उसका भंडारण कर सकता है। सेम यही चीज होगी दोस्तों व्यापारी के साथ। यदि व्यापारी के पास कोई खाद्य सामग्री है और यदि उसका जो है आपको इस समय पर सही उचित दाम नहीं मिल रहा है तो आप उसका भंडारण कर सकते हैं, और जैसे ही इसके रेट बढ़ जाएंगे आप इसको मार्केट में बेच सकते हैं। तो सबसे पहली बात, यदि इसके देखो प्लस निगेटिव पॉइंट की बात करें तो किसान के लिए क्या रहेगा, किसान के लिए जब तक इसके दाम नहीं बढ़ जाते हैं, जैसे दाम बढ़ेंगे उसको उच्च दाम मिल जाएंगे। ठीक है, और निगेटिव पॉइंट क्या रहेगा दोस्तों, निगेटिव पॉइंट सबसे बड़ा ये रहेगा कि ये जो बड़ा वर्ग है व्यापारी, जैसा कि आप जानते हैं कृषक वर्ग, कृषक वर्ग के पास देखो सबसे पहले बात, आप भंडारण करते हो आपको चाहिए कोल्ड स्टोरेज। क्या चाहिए दोस्तों, कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, और कोल्ड स्टोरेज की दोस्तों बात करें तो कृषक के पास इतनी बड़ी मात्रा में कोल्ड स्टोरेज नहीं होते हैं कि वो अपने जो वस्तु सामग्री है उनको भंडारण करके रख सके। यहां पर हावी हो जाएगा दोस्तों आपका व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग जिनके पास दोस्तों बड़े बड़े गोडाउन्स हैं, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज हैं, वो क्या करेंगे, इन वस्तुओं का भंडारण कर लेंगे, और जैसे ही महंगाई बढ़ेगी या फिर इसको क्या करते हैं कि ज्यादातर चीजों को इसका जो संग्रहण कर लेंगे, और जब इसके मूल्य बढ़ेंगे तब इसको मार्केट में निकाल देंगे। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या होगा दोस्तों, इसका परिणाम होगा महंगाई। ठीक है, यानी अब आपकी यहां से महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, यदि इसका पॉजिटिव पॉइंट देखें तो इससे कृषक को भी फायदा है, लेकिन एक लिमिट तक, जितना वो उसका स्टोरेज करके रख सकता है वहां तक। अब इसमें दोस्तों साथ ही ये चीज भी बोली गई है कि आप इसका भंडारण तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2-3 ऐसी कंडीशन भी बताई गई हैं जब आप इसका भंडारण नहीं कर सकते। वो कौन कौन सी, जैसे आपकी हो गई आपदा। ठीक है, दूसरा जैसे मान के चलो कोई युद्ध काल चल रहा हो, तो जब भी ऐसी सिचुएशंस आपके देश में हो तब आप चीजों का, खाद्य सामग्री का भंडारण नहीं कर सकते हो। ठीक है, यानी जब नॉर्मल कंडीशन रहती है तब आप इन चीजों का भंडारण कर सकते हो। आखिर ये चीजें क्यों लाई गई हैं दोस्तों, पहले आप ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर उसके बाद अपन ये चीजें देखेंगे कि आखिर हम इन चीजों को इंटरलिंक करके देखेंगे कि गवर्नमेंट ने आखिर ये स्टेप क्यों उठाया है। तो उससे पहले आपको ये तीनों चीजें अच्छे से समझनी जरूरी है। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं ये अधिनियम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब दूसरे अधिनियम की बात करते हैं दोस्तों, जिसको बोला जाता है मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त सुरक्षा समझौता, या फिर जिसको बोला जाता है दोस्तों क्या, अनुबंध खेती। अनुबंध खेती, या फिर आपने इसका एक नाम और सुना होगा दोस्तों, वो बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है दोस्तों कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं, जैसे मान के चलो बड़ी बड़ी कंपनी, या फिर कोई मान के चलो चिप्स बनाने वाली कंपनी हो गई, जैसे लेस कंपनी हो गई दोस्तों। ठीक है, लेस कंपनी को क्या चाहिए होता है, आलू। आलू से चिप्स बनेगा। आलू अभी वो कहां से खरीदते हैं, वो खरीदते हैं व्यापारी से। ठीक है, व्यापारी वर्ग जो होता है उससे क्या खरीदते हैं, आलू खरीदते हैं। उस समय मान के चलो व्यापारी लोग क्या करते हैं, वही चीज होती है स्टोरेज वाली, व्यापारी लोग क्या करते हैं, कभी कभी कंपनियों को मतलब काफी ऊंचे दाम पर आलू बेचते हैं, या फिर कोई भी सामग्री जो बेचते हैं जिससे कंपनी को घाटा होता है। यानी एक तरीके से क्या होता है कि ये कंपनियां जो घाटे में जाती हैं, और यहाँ पे मुनाफा किसको होता है, व्यापारी वर्ग को। अब ये जो हमारा अधिनियम है दोस्तों, इसमें जो संशोधन किया गया है वो क्या किया गया है कि जो हमारी कंपनी होगी अब वो डायरेक्ट अनुबंध करेगी दोस्तों। किससे करेगी,
तो वो करेगी कृषक से। यानी हमारा जो किसान व्यक्ति होगा दोस्तों, हमारा जो किसान होगा वो क्या करेगा, अब डायरेक्ट जो है कंपनियों से क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और कॉन्ट्रैक्ट भी कैसे करेगा, जब हमारी जब खेती जो होगी, मान के चलो अभी हमने, हमारी एक ही खेती है, ठीक है, हमारा ये कोई मान के चलो फार्म हाउस है, इस फार्म हाउस पर मुझे करनी है मान के चलो आलू की खेती, ठीक है। तो ये कंपनी आकर क्या करेगी कि अभी जब हमने इस पे आलू नहीं बोया है, यानी अभी आलू नहीं है, तो कंपनी आके पहले ही यहाँ का जो मालिक होगा या फिर जो कृषक होगा दोस्तों, उससे कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि हम आपसे 25 रुपए प्रति किलो आलू खरीदेंगे, ठीक है। अब आगे इन फ्यूचर, यानी जब आपकी फसल पक के तैयार हो जाएगी, जब मार्केट में बिकने के लायक हो जाएगी, तो उस समय दोस्तों अब ये चीज नहीं देखी जाएगी कि आलू मार्केट में 10 रुपए किलो बिक रहा है या 15 रुपए किलो बिक रहा है या फिर 50 रुपए किलो बिक रहा है। वो कंपनी आपसे 25 रुपए किलो आलू खरीदेगी ही खरीदेगी। यानी ये आपका कब आपको आश्वासन मिल गया, जब आप फसल यहाँ पे उगा रहे हो। इससे देखो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है कि जब कृषक कोई भी फसल करता है तो शुरुआत में उसको ये आश्वासन मिल जाता है कि अब हमें इस पर इतने रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। यानी वो फसल तभी करेगा, जैसे मान के चलो मैं बोलूं आपको यहाँ पे आलू उगाना है, आपने आलू उगा लिया, जब आपको बेचने की बारी आई, पता चला आपकी पूरी लागत जो है मान के चलो लगी है इसमें 10,000 रुपए, ठीक है दोस्तों, 10,000 रुपए मान के चलो इसमें आपकी लागत लगी है। और आगे जाके जब इसमें बेचने की बारी आती है तो आपका पूरा आलू पता चला 5,000 रुपए का ही बिक रहा है, तो घाटा किसका हो गया, किसान का। तो अगली बार से क्या किसान आलू करेगा, कभी नहीं करेगा। तो अब दोस्तों इस अधिनियम में क्या बोला गया है कि आप तो आलू कीजिए, यानी आपको अब ये नहीं देखना है कि आलू में घाटा हो रहा है या फायदा हो रहा है, आप तो कॉन्ट्रैक्ट, देखो कॉन्ट्रैक्ट नाम ही है इसमें, क्या है कॉन्ट्रैक्ट, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया कि हम आपसे 25 रुपए किलो आलू खरीदेंगे। आप तो खेती करो, चाहे इसमें घाटा हो चाहे इसमें लाभ हो, उससे कृषक जो व्यापारी वर्ग है या फिर जो कंपनी जो इसको खरीदने वाली है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई। अब इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात की जाए तो इसमें क्या होगा कि नेगेटिव पॉइंट यदि इसका देखें तो इसके नकारात्मक जो बात होगी वो क्या होगी कि मान के चलो बेचने समय जब आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो 25 रुपए किलो में किया, जब मान के चलो आपकी फसल तैयार हो गई, उस साल आलू की डिमांड ज्यादा बढ़ गई और आलू की रेट हो गई आपकी 50 रुपए किलो, ठीक है। अब आपका कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका है 25 रुपए किलो में, अब आप सोचोगे कि हम 50 रुपए किलो मार्केट में आलू अपने जाके बेच दें, तो अब आप ऐसा नहीं कर पाओगे। अब आपकी मजबूरी है कि आपको मजबूरी बस वो आलू जो है उसी कंपनी को 25 रुपए किलो में बेचना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये हो सकता है यहाँ पे एक किसान के लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। प्लस भी पॉइंट ये है कि प्लस पॉइंट ये है कि अगर मान के चलो कम भी रेट होते हैं, 10 रुपए किलो भी अगर आलू की मार्केटिंग रेट होती है तो उसको 25 रुपए किलो बिकेगा। वही चीज है दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट भी दिखेंगे और नेगेटिव पॉइंट भी दिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको कृषि आश्वासन पर बंदोबस्त सुरक्षा समझौता समझ में आया होगा, या फिर जिसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी खड़ी फसल पर जो है आपके फसल के दाम लगा दिए जाते हैं किसी कंपनी द्वारा या फिर किसी बड़े व्यापारी वर्ग द्वारा, वही आपका कहलाता है क्या, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक है। तीसरी चीज देखे थे यहाँ दोस्तों, दो चीजें हो गई, पहली भंडारण से संबंधित, दूसरी कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित, और तीसरी होती है आपकी विपणन से संबंधित। विपणन क्या होता है, ठीक है, या फिर इसी को अपन बोल सकते हैं आपकी जो फसल तैयार हो जाती है उसकी मार्केटिंग करना। विपणन मतलब दोस्तों होता है मार्केटिंग, ठीक है। अब आपकी फसल क्या होता है, अभी तक क्या होता था दोस्तों कि मान के चलो आपने फसल उगाई और फसल उगाने के बाद अब आपको इसको बेचने जाना है कहाँ पे, मार्केट में। तो मार्केट में बेचने के बेसिकली यदि बात की जाए तो एक कृषक के पास 3 तरीके होते थे अभी तक। क्या तरीके होते थे, पहला तो ये होता था कि वो जिस गांव में खेती करता है, मोस्टली जो कृषक होते हैं वो दोस्तों बिलोंग करते हैं कहाँ से, गांव से। तो पहला ऑप्शन जो होता है वो वहाँ के किसी गांव में जो बड़े बड़े आपने देखा होगा बिचौलिए टाइप होते हैं, या फिर जो ऐसे बड़े जो कृषक होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटे कृषकों की जो फसल होते हैं उसको खरीद लेते हैं और इकट्ठा ले जाके मार्केट में बेच देते हैं। तो पहला ऑप्शन होता है दोस्तों कि वो किसी एक बड़े कृषक को बेच दे, यानी जो बड़ा व्यापारी उसी गांव में होगा दोस्तों उसको बेच दे। दूसरा ऑप्शन जो होता है वो होता है मंडी। आपने देखा होगा दोस्तों 1965 से ये कॉन्सेप्ट आया था, 1965 से ये कॉन्सेप्ट आया था, ACMP करके एक संस्था थी, उसके द्वारा एक कॉन्सेप्ट लाया गया मंडी का। तो इसके अंतर्गत दोस्तों क्या होता था कि
कृषक जो है अपनी फसल को ले जाएगा अपने पास स्थित किसी मंडी में। बेसिकली क्या होता है, हर जिले के लिए या फिर एक एरिया के लिए एक मंडी फिक्स की जाती है। वहां पर क्या होती है दोस्तों, छोटी छोटी दुकानें होती हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं, इन्हीं को आपने नाम सुना होगा, साधारण शब्द में बोला जाता है बिचौलिए या फिर आड़तीय। ठीक है, आपने दोनों शब्द सुने होंगे, एक होता है आड़तिया या फिर इसी को बोला जाता है बिचौलिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे दोस्तों बिचौलिए बैठे रहते हैं, और ये जो बिचौलिए होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो किसान आता है वो मंडी में प्रवेश करता है और वो आके बिचौलिए से मिलते हैं, और बिचौलिए क्या करते हैं, पहले उस वहाँ पे जो उनका माल जा रहा है उसको पहले चेक करते हैं कि वो उसकी क्वालिटी क्या है, आलू बड़ा साइज का है या छोटा साइज का है। मान के चलो गेहूं बेचने जा रहे हैं तो गेहूं अच्छी क्वालिटी का है या फिर बेकार क्वालिटी का है, और उसके अनुसार जो है उसके रेट लगाते हैं। और किसान फाइनली क्या करता है, उस आड़तीये को वहां पे अपनी जो फसल होती है वो बेच के चला जाता है। तो बेसिकली जहां पर ये पूरा मार्केट होता है दोस्तों, जहां पे आड़तीया बैठे रहते हैं, बिचौलिए बैठे रहते हैं, वही कहलाती है आपकी मंडी। जहां पर पूरे आसपास के मान के चलो 20 गांव है, 20 गांव के बीच में एक मंडी होगी, तो पूरे 20 गांव के लोग दोस्तों एक ही मंडी में आएंगे, वहां पे अपनी अपनी फसल बेच के चले जाएंगे। दूसरा तरीका होता है दोस्तों ये। तीसरा तरीका जो है दोस्तों, सबसे ज्यादा जिस पर विरोध हो रहा है वो होता है आपका एमएसपी। यानी तीसरा ऑप्शन होता है कि किसान जो है अपनी फसल को किस पर बेचते, एमएसपी पर बेचते। ठीक है दोस्तों, तो एमएसपी पर बेचने का तरीका क्या होता है, तो सब एमएसपी का मतलब क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले तो आप इसको समझिए। एमएसपी क्या होती है, इसको बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है दोस्तों, एक सरकार की एक संस्था है जिसको CACP बोला जाता है, इसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है दोस्तों, ये भी जैसा कि आपने यहाँ पे समझा था, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ही एक स्वरूप समझिए। बस अंतर इतना यहाँ पे इतना आ जाता है कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे वो कौन कर रहा था, प्राइवेट सेक्टर। कौन कर रहा था यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, प्राइवेट सेक्टर कर रहा था। मान के चलो हमने उदाहरण लिया था लेस कंपनी का, यहाँ पे आपकी कॉन्ट्रैक्ट लेस कंपनी कर रही थी, और एमएसपी में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो करेगी गवर्नमेंट। आपने सुना होगा एमएसपी के बारे में। एमएसपी क्या होता है कि जब आपकी फसल खड़ी होती है, फिर मान के चलो खड़ी भी नहीं हुई है, आप प्लान कर रहे हो किसी खेत पर धान की खेती करने की, जैसे अभी आपको पता होगा धान की खेती चल रही है, मौसम इसी का है। तो धान की खेती करने से पहले दोस्तों क्या होता है, किसान को एक सूचना दे दी जाती है कि यदि आपकी धान कहीं नहीं बिकेगी तो गवर्नमेंट आपका, जैसे अभी रिसेंटली बात करें तो धान का शायद 2100 या 2200 रुपये रेट लगाया गया था। तो मान के चलो आपकी फसल कहीं नहीं बिकेगी तो आपकी फसल जो है 2100 रुपये में गवर्नमेंट खरीदेगी, उससे बोला जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। यानी आपने खेती की भी नहीं है अभी और दाम उसके पहले से फिक्स हो गए हैं, ये क्या कहलाता है, एमएसपी। मतलब आप तो बेझिझक कृषि कीजिए, अगर आपकी जो खेती है वो अगर घाटे में जाती है तो हम तो उसको 2100 रुपये में खरीदेंगे ही खरीदेंगे, ये कहलाता है एमएसपी। तो तीसरा ऑप्शन होता है दोस्तों एमएसपी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगी अभी तक। तो बात करते हैं थोड़ा एमएसपी को और अपन डिटेल में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब बात होती है दोस्तों, हाँ हम बात कर रहे थे इस अधिनियम की। तो हमने देखा कृषक के पास अभी तक ये 3 ऑप्शन होते थे। पहला क्या होता था, गांव में ही बेचते, दूसरा होता था मंडी में जाके बेचते थे आड़तिया के थ्रू या फिर बिचौलिया के थ्रू, जिसको गद्दी भी बोला जाता है। आपने कहीं कहीं यदि आप बिहार साइड की बात करो तो वहां पे इसको क्या बोला जाता है, गद्दी। ठीक है, कोई भी वर्ड हो सकता है, आपने सुन रखा इन तीनों में से। और तीसरा ऑप्शन जो होता है वो था एमएसपी का। ठीक है, तो तीनों चीजें समझ गए। अब इसमें क्या संशोधन किया गया है, कृषक के पास केवल 3 ऑप्शन। अब जो इसमें अधिनियम में संशोधन किया गया है वो सबसे बड़ा संशोधन ये किया गया है कि अब कृषक जो है वो फ्री होगा ऑल इंडिया में कहीं भी अपनी फसल बेचने को। यानी यदि बात करें दोस्तों तो 1 इंडिया 1 मार्केट फॉर फार्मर्स। ठीक है, 1 इंडिया 1 मार्केट की पॉलिसी पर यह लाया गया है। मतलब एक देश और एक ही मार्केट या फिर एक ही बाजार, यानी एक जो किसान होगा वो पूरे भारत देश में कहीं भी अपनी फसल को बेच सकता है बिना किसी रोक टोक के। ये कहलाता है आपका, ये जो अधिनियम आया है, संशोधन किया गया है, वो इसमें यही किया गया है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों बात करते हैं अपन नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट की। आखिर यहाँ पे क्यों इसका विरोध हो रहा है, क्या चीज है, और गवर्नमेंट ऐसा क्यों करना चाह रही है, और गवर्नमेंट यदि चाह भी रही है तो उसके पीछे इसकी मंशा क्या है। ठीक है, उन सब चीजों को हम देखने वाले हैं। तो ठीक है,
आपको एक चीज पता लग गई कि जो किसान है अब वो क्या करेगा दोस्तों, कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे मान के चलो हमने लेस कंपनी या फिर किसी भी कोई लेस कंपनी छोड़ो, आप मान के चलो एमपी के रहने वाले हैं, ठीक है, एमपी के रहने वाले हैं, और अभी तक क्या होता था, आप अपनी फसल को केवल एमपी में ही बेच सकते थे। और एमपी में भी यदि बात करें तो बेसिकली आपका जो मंडी क्षेत्र आता होगा, उस मंडी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मंडी में ही अपनी फसल को बेच सकते थे। अब मान के चलो आपको पता चला कि हमने जो फसल की है, मान के चलो यदि एमपी में सबसे अच्छी फसल क्या होती है, तो मान के चलो धान भी अच्छी की जाती है, सोयाबीन हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है। तो मान के चलो अभी आपने किया यहाँ पे धान की खेती, ठीक है। अब आपको पता चला कि महाराष्ट्र में इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं, बिहार में भी इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं, और मान के चलो पश्चिम बंगाल में भी इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं, ठीक है। और एमपी में इतने ज्यादा दाम नहीं मिल रहे हैं। तो अब जो कृषक होगा वो क्या करेगा, महाराष्ट्र में भी डील कर सकेगा व्यापारी वर्ग से, बिहार में भी डील कर सकेगा, और पश्चिम बंगाल में भी डील कर सकेगा। मतलब मध्य प्रदेश का किसान अब संपूर्ण देश के किसी भी राज्य में अपना फसल जो है बेच सकता है, और वो भी कैसे, ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब क्या होगा दोस्तों, मतलब आप ऑनलाइन उनसे कांटेक्ट कीजिए, बाकायदा इसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। उस प्लेटफॉर्म पर जो है आप बड़े बड़े यानी अदर स्टेट के जो है बड़े बड़े व्यापारी वर्ग हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, वो फसल क्या करते हैं, आपने मान के चलो वहां पे रेट फिक्स हो गई, रेट फिक्स होने के बाद वो अपने कर्मचारी भेजेंगे सैंपलिंग लेने के लिए। मान के चलो सैंपलिंग सही होती है, सारी बातें फाइनल हो जाती हैं, तो वही कर्मचारी क्या करेंगे दोस्तों, वो जो व्यापारी वर्ग वो क्या करेंगे, आपकी फसल को आपके गांव से ले जाएंगे, और आपका जो है दाम, उचित दाम जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें दोस्तों आप लोगों को सोचना है कि आपको इसमें घाटा हुआ या फिर फायदा हुआ। घाटा फायदा का दोस्तों यदि बात करें तो देखो, एक तरीके से आपको मोटे तौर पर यहाँ पे फायदा समझ में आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसमें घाटा कहाँ है दोस्तों, तो घाटा होगा इसमें सबसे ज्यादा राज्य को, साथ में ही यहाँ पे घाटा होगा दोस्तों, हमने जो बात की थी यहाँ पे बिचौलियों की, ठीक है। और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों बात होगी, हम जानते हैं हमारा जो कृषक है दोस्तों, या फिर जो किसान व्यक्ति है, वो क्या होता है, इतना ज्यादा समझदार, यानी एक तरीके से बोल सकते हैं वो थोड़ा सीधा साधा होता है। उसको इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी, इतनी ज्यादा मार्केटिंग के बारे में पता नहीं होता है। आप जिस व्यक्ति को अपनी खेती या फिर जो फसल बेचने जा रहे हैं महाराष्ट्र में किसी व्यापारी वर्ग को, आप उसको जानते ही नहीं है, आप उसको फसल कैसे बेच सकते हो। मान के चलो आपने फसल बेच भी दी, और यदि इस व्यक्ति ने आपके साथ कोई फ्रॉड कर दिया तो आप क्या करेंगे। हालांकि इसके लिए क्या है कि एक अनुबंध कमेटी या फिर कमेटी भी बनाई गई है, एक एसडीएम लेवल का अधिकारी होगा, वो इसकी जांच पड़ताल भी कर सकता है। लेकिन हम जानते हैं दोस्तों कि जब भी कृषक वाली बात आती है, फिर कोई भी आम व्यक्ति वाली बात आती है, तो वह यदि बात अधिकारियों वगैरह वाली बात आती है तो कितना परेशान हो जाता है, लेकिन अधिकारियों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ठीक है, हालांकि ऑप्शन है उसके लिए, लेकिन एक किसान व्यक्ति कितना परेशान हो जाएगा, आप ये भी चीज देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या होगा, राज्यों को घाटा कैसे होगा। राज्यों को घाटा ऐसे होगा कि मान के चलो अभी तक क्या होता था, आप अपनी खेती जो फसल होती थी उसको बेचते थे मंडी में, मंडी से क्या होता था, जो मान के चलो मंडियों में क्या होता था, मंडी में होते थे बिचौलिया या फिर राज वगैरह, ठीक है। वो क्या करते थे, अपने गोडाउन वगैरह बनाते थे, और गोडाउन में क्या करते थे, उन सभी फसल का संग्रहण करके रखते थे, और वहां पे आके क्या होती थी, बड़ी बड़ी कंपनियां आके डील करती थी, ठीक है। और डील करने के साथ ही क्या है, उनका जो उचित दाम मिलता था, यानी सीधा सा बात है, किसान से यदि मान के चलो उसने फसल 18 रुपए किलो में खरीदी और वो कंपनी को बेचेगा 25 रुपए किलो में, तो यहाँ पे जो 7 रुपए का अंतर दोस्तों पड़ता था, इसमें कौन कमाता था, ये जो बीच में बिचौलिए आड़तिए पड़ते थे वो। तो इनका मुनाफा बंद हो जाएगा एक तरीके से। तो जो विरोध किया जा रहा है दोस्तों, उसमें इन बिचौलियों का बहुत बड़ा, यानी अपन बोल सकते हैं प्रत्यक्ष तौर पे बिचौलिए ही इसमें विरोध करने वाले मैक्सिमम लोग आपको मिलेंगे। क्यों, क्योंकि उनकी रोजी रोटी एक तरीके से बंद हो गई है, और वो यदि हो जाती है, क्योंकि देखो जीवन भर से उनकी रोजी रोटी जो है इसी पर चल रही है, ठीक है। एक कारण आपका ये हो जाएगा। दूसरा कारण होगा, राज्य को टैक्स मिलना बंद हो जाएगा, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में दोस्तों अभी क्या होती थी, मान के चलो आपका फसल जाती थी तो उसमें क्या होता था, राज्य टैक्स लगा सकती थी। अब क्या होगा कि किसान जो है डायरेक्ट अपनी फसल बेचेगा कहां पे, महाराष्ट्र में। तो अब बीच में जो है राज्य का थोड़ा इंटरफेयर कम हो जाएगा, और यहाँ पे जो है कर वाली जो अपने जो कर होता है दोस्तों, कर जो राज्य को दिया जाता है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए राज्य सरकारों द्वारा भी इसका विरोध कई जगह किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। ये चीजें आपको उम्मीद है समझ में आई होंगी इतनी, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है।
तो हम एक चीज़ और देख लेते हैं दोस्तों, हम बात कर रहे थे अभी जैसे कि एमएसपी, एक चीज़ और रह गई है आपकी एमएसपी। अब ये एमएसपी क्या होता है? एमएसपी में जैसा हम बता चुके हैं, जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, एक न्यूनतम मूल्य तय करती है और उस न्यूनतम मूल्य पर जो है आपकी फसल जो है वो खरीदती है। और फसल खरीदने के साथ दोस्तों क्या होता है कि वो जो फसल है दोस्तों वो कहाँ जमा की जाती है। मान के चलो गवर्नमेंट है, उसने फसल खरीदी, अब गवर्नमेंट फसल को कहाँ रखेगी, तो वो रखेगी एफसीआई में। एफसीआई आपने नाम सुना होगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और एफसीआई दोस्तों क्या करता है, एफसीआई के पास ये स्टोरेज रहेगा। और जैसा कि आप जानते हैं आजकल की जो कंडीशन है, आपने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, एफसीआई में जो फसल होती है उनको चूहे खाते हैं, या फिर उनमें रखे रखे दोस्तों अपने आप अंकुरित हो जाते हैं, बीज पता चला, या फिर उनमें क्या होता है कि काफ़ी अनाज सड़ जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, काफ़ी फसल हमारी जो है वो बर्बाद हो जाती है, या फिर जो हमारा जो अनाज हो गया वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बर्बाद हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास सीधी सी बात है इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं है। यदि आप आजकल के गोडाउन की बात करें तो वही आपको गोडाउन देखने को मिलते हैं टीन शेड वाले, ठीक है। जबकि यदि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो आजकल जो बंकर्स और साइलोज आते हैं दोस्तों, उनमें जो है इनका जो स्टोरेज किया जाने लगा है। लेकिन सरकार के पास अभी वो सुविधाएं या फिर इतनी टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है, या फिर बोल सकते हैं कि सरकार इतना खर्च करना नहीं चाहती है। यानी यदि सरकार की यहाँ पे दोस्तों बात करें, सरकार का क्या व्यू हो सकता है यहाँ पे, तो सरकार का हमने यहाँ पे बात की थी भंडारण वाली। तो सरकार ये भंडारण वाला अधिनियम क्यों लाई है? क्योंकि सरकार यहाँ पे एफसीआई का जो यहाँ पे एक प्रेशर रहता था, या फिर जिसके ऊपर स्टोरेज करने वाली बात रहती थी, उससे बचने के कारण बचने के लिए दोस्तों इसने क्या किया है, एक भंडारण अधिनियम लाया है। मतलब जिसके अनुसार अब व्यापारी वर्ग जो है खुद अपनी फसल का भंडारण कर सकेंगे। यानी एफसीआई से सरकार को छुटकारा मिल जाएगा, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन जो ओवरबर्डन होता है दोस्तों उससे उसको छुटकारा मिल जाएगा। फिर आगे चल के एफसीआई क्या करता है दोस्तों, एफसीआई के पास ये फसल आ गई, काफी मात्रा में पहली बर्बाद हो चुकी होती है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, आप लोग न्यूज़पेपर में अखबार में चीजें काफी अच्छे से देखते रहते होंगे। अब क्या करते हैं एफसीआई, ये तो एफसीआई क्या करती है कि हमारे यहाँ पे एक सिस्टम चलता है जिसको बोला जाता है पीडीएस, या फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारे यहाँ पे जो गरीब जो जनता होती है, या फिर ऐसे भूमिहीन जो व्यक्ति होते हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, तो वहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी होती है उनको खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो सरकार क्या करती है, यहाँ पे मान के चलो एमएसपी हुआ किसी फसल का 2,000 रुपये क्विंटल, या फिर किलो में बात करें तो मान के चलो 20 रुपये किलो। सरकार ने कोई फसल 20 रुपए किलो में खरीदी और गेहूं मान के चलो खरीदी, और गरीब को जो है वो आपको गेहूं देना है कितने, 2 रुपए प्रति किलो में देना है कि नहीं देना है। तो यहाँ पे सरकार को सोचो दोस्तों कितना बड़ा लॉस होता होगा कि आप गेहूं जो है खरीद रहे हो 2 रुपए किलो में और बेच रहे हो कितने, खरीद रहे हो 20 रुपए किलो में और बेच रहे हो 2 रुपए किलो में। लेकिन और इसके साथ ही दोस्तों क्या होता है, ये तो हो गया आपका एमएसपी का ये कॉन्सेप्ट रहता है। इसके साथ ही 2013 में एक अधिनियम पारित किया गया था, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, क्या किया गया था, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत दोस्तों अब क्या किया गया था कि पहले क्या होता था, पहले अपने यहाँ पे जो पीडीएस चलता था वो चलता था टारगेटेड या फिर टीपीडीएस, यानी टारगेटेड पीडीएस। यानी वहां पे क्या किया जाता था, एक समुदाय को या फिर एक ऐसे समुदाय को टारगेट किया जाता था जिनके पास खाद्य सुरक्षा नहीं है, उन लोगों को जो है खाद्य सुरक्षा दी जाती थी। लेकिन 2013 में दोस्तों एक अधिनियम में यहाँ पे संशोधन किया गया और एक नया अधिनियम लाया गया जिसको बोला गया खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। अब क्या होता है दोस्तों कि बीपीएल से नीचे जितने भी लोग हैं सभी लोगों को क्या दिया जाएगा, खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो ऐसे में क्या हुआ दोस्तों कि अब सरकार के पास और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है कि वह एमएसपी पर फसल को खरीदे और सभी लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको यहां पे उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, एमएसपी वाला और एफसीआई और पीडीएस वाला सिस्टम। ठीक है, अब यहां पे दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो एमएसपी वाली यदि बात करें तो यहां पर कृषक की बात करें कि कृषक को एमएसपी से कितना ज्यादा फायदा होता है। तो यदि कृषक की बात करें तो हमें पता है कि जो कृषक है वो क्या करता है, यदि मान के चलो आपके कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी फार्मर्स वगैरह होंगे आप उनसे डायरेक्टली ये चीज पूछ सकते हैं, फिर कंसल्ट कर सकते हैं। एक रिपोर्ट आई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों एनएसएसओ क्या करता है, ये रिपोर्ट जारी करता है, बेरोजगार से संबंधित आंकड़े या फिर जितने भी आंकड़े होते हैं उन सभी को जारी करता है। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया था दोस्तों कि 100% में से
कितना 100% में से केवल 6% जो कृषक हैं वो एमएसपी पर अपनी फसल बेचते हैं, और 94% जो कृषक है दोस्तों उन लोगों को यही पता नहीं होता है कि आखिर एमएसपी क्या होती है, और वो एमएसपी पर फसल बेचेंगे कैसे जब उन्हें एमएसपी के बारे में पता ही नहीं है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक चीज देखी दोस्तों, क्या देखी कि जो एमएसपी का फायदा है वो केवल एक निश्चित वर्ग के लोग ही ले पाते हैं, यानी केवल 6% लोग, सोचो 100 में से केवल 6% लोग जो है वो एमएसपी का फायदा ले पा रहे थे, बाकी के 94% लोग एमएसपी का फायदा ही नहीं ले पा रहे थे। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा विरोध चल रहा है वो ये चल रहा है कि सरकार जो है एमएसपी को खत्म कर देगी। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनके द्वारा ये बोला गया है कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा और एमएसपी को एज इट इज रखा जाएगा। अब आप एक बात खुद समझ लीजिए कि एमएसपी पर पहले ही 6% लोग कृषक जो है अपनी फसल बेचते थे, 94% को वैसे ही फर्क नहीं पड़ रहा है, तो विरोध करने वाले भी कौन है, ये 6% है। और इसमें भी दोस्तों इतना बड़ा घोटाला होता है, आप लोगों को पता होगा, आपने यदि किसी मंडी ऑफिसर्स जो होते हैं उन लोगों के बारे में यदि किसी कॉन्टेक्ट में हो तो आप वहां से पता कर सकते हैं। क्या होता है, जैसे कोई कृषक, ठीक है, मान के चलो मार्केट में फसल बेचने गया, उसका एमएसपी तय किया गया है, मान के चलो 20 रुपए प्रति किलो, हम छोटा आंकड़ा लेके चलेंगे, ठीक है, हालांकि वैसे क्विंटल में बात चलती है लेकिन हमें छोटा आंकड़ा लेके चले 20 रुपए प्रति किलो में। तो एमएसपी रेट फिक्स किया गया 20 रुपए प्रति किलो। मार्केट में मान के चलो वही किसान या फिर मंडी में वही किसान जो है फसल बेचने गया और मंडी में उसको मिला 15 रुपए प्रति किलो। कितने में मिला, 15 रुपए प्रति किलो। अब वो किसान कहां बेचना चाहेगा अपनी फसल, सीधी सी बात है एमएसपी रेट पर बेचना चाहेगा, लेकिन एमएसपी पर बेचने के लिए उसको कहां जाना पड़ेगा, तो उसको जाना पड़ेगा हमारा जो एफसीआई वगैरह जो गोडाउन्स वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट के जो गोडाउन्स वगैरह होते हैं, कौन से, गवर्नमेंट के जो गोडाउन्स वगैरह होते हैं वहां जाना पड़ेगा, और वहां पे जाके जो मंडी ऑफिसर्स होते हैं वहां पे जाके अपनी फसल को बेचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो रीजन होता है, एक चीज बोली जाती है जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी हावी होती है, वहां पे हमेशा जो निचले वर्ग का लोग होता है वही हमेशा पिसता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे क्या बहाना ले देते हैं कि हमारे पास अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं आपकी फसल खरीद सके, या फिर आपने अक्सर ये चीज अखबारों में पढ़ी होगी कि सरकार के पास बोरे की कमी हो गई, यानी वो आपकी फसल क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि उनको अनाज रखने के लिए बोरे नहीं है सरकार के पास। सोचो मतलब कितना बड़ा घोटाला होता है कि एक तरफ तो आप बोलते हो कि हम एमएसपी पे आपकी फसल खरीदेंगे, और दूसरी तरफ जब किसान जब फसल बेचने जाता है एमएसपी पे तो आप बहाना ले देते हो हमारे पास बोरे नहीं है, या फिर बोल देते हो हमारे पास स्टोरेज करने के लिए अभी जगह नहीं है, ठीक है, ऐसे ऐसे आप बहाने लेते हो। और फिर बाद में करते हो क्या हो कि मान के चलो आपने यहां से कृषक को वापस लौटा दिया, कृषक बेचारा परेशान होकर कहां जाएगा, उसके पास स्टोरेज करने के लिए जगह तो होगी नहीं कहीं पे, अब वो वापस जाएगा कहां पे, मंडी में। मंडी में जाके वहां पे फिर से बेचेगा, कितने, 15 रुपए किलो में बेची कि नहीं बेची, 15 रुपए किलो में बेची। अब 15 रुपए में कौन खरीदेगा, यहाँ पे आड़तिया। पहली बात तो आड़तिया यहाँ पे खुद स्टोरेज कर लेगा, नहीं तो सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि जो एफसीआई गवर्नमेंट के जो अधिकारी होते हैं या फिर जो मंडी ऑफिसर्स वगैरह होते हैं या फिर जो अधिकारी वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे आके इनसे कॉन्टेक्ट करते हैं कि आपको फसल कितने रुपए में मिली है, 15 रुपए किलो में। ये बोलेंगे ठीक है 18 रुपए किलो में हमें दे दो। इनने क्या किया, 18 रुपए किलो में फसल खरीदी, और गवर्नमेंट जो आंकड़ा होगा वहां पे इनने कितना बताया होगा, 20 रुपए किलो। मतलब 1 किलो पर 20 रुपए, 2 रुपए कौन खा गए, वहां पे वो एफसीआई जो अधिकारी होते हैं वो लोग खा गए हैं। सोचो केवल 96% की बात करें, केवल 6% लोग ही इसका फायदा उठा पाते हैं, यानी 94% लोग जो है वो इसी जाल में घूमते रहते हैं दोस्तों। केवल ये आपका जो एनएसएसओ है, हालांकि गवर्नमेंट बता दें एनएसएसओ को अभी हाल में ही एक दूसरी संस्था के साथ मर्ज कर दिया गया या फिर उसको बंद कर दिया गया एक तरीके से। तो एनएसएसओ के आंकड़े होते हैं वो फर्जी नहीं होते हैं, वो ग्राउंड लेवल पर आके आंकड़े निकालते हैं और कहीं ना कहीं सरकार की पोल को खोलते हैं। इसीलिए सरकार द्वारा जो है हाल में एनएसएसओ को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि काफी ज्यादा उन्हें बेरोजगारी के आंकड़े जो है निकाले थे। तो इस वजह वहीं पे एक आंकड़ा निकला था आपका ये 94% वाला। तो कितनी बुरी कंडीशन है दोस्तों आज के समय में, हम किसान के बारे में, किसानों की यदि बात करें, ठीक है। तो आप उम्मीद करते हैं ये एमएसपी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि एमएसपी का अब ये विरोध करने का यहाँ पे क्या रीजन है, ठीक है। तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि जो विरोध करने वाला, एक चीज सोचने वाली है कि ये जो विरोध हो रहा है, क्या विरोध करने वाले कृषक हैं, किसान, ऐसे किसान एमएसपी का विरोध कर रहे हैं, यानी उनको केवल ये डर है। यानी आपने देखा होगा जो पंजाब और हरियाणा की जो कृषक हैं, मतलब मोस्टली अपन
हालांकि ग्रोथ तो इसका संपूर्ण भारत में हो रहा है, लेकिन बेसिकली पंजाब और हरियाणा में इसका ग्रोथ चल रहा है। जैसा कि हमें पता है कि जैसा कि हमारे यहाँ पे हरित क्रांति जब आई थी, तो हरित क्रांति का भी सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पे पड़ा था? पंजाब और हरियाणा में। मतलब यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा आड़तिया या फिर बिचौलिए जो है वो होते हैं, क्योंकि देखो जहां पर सबसे ज्यादा फसल होगी वहां पे सबसे ज्यादा उसकी बिक्री होगी, और जहां पर सबसे ज्यादा बिक्री होगी और वहां पर खरीदने के लिए आपको कौन मिलेंगे? आड़तिया मिलेंगे। इस सिस्टम के द्वारा दोस्तों क्या हुआ है, ये जो आड़तिया होते थे उनका जो है बीच में रोल है वो खत्म हो गया है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ करने वाले हैं दोस्तों वो कौन होंगे? मैक्सिमम यहाँ पे आड़तिया होंगे, ठीक है। और यदि ऐसा बोलते हैं कि किसान इसका विरोध कर रहा है एमएसपी को लेके, तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ कि जब 96% जो 94% जो किसान हैं उनको यही नहीं पता है कि एमएसपी क्या होता है, एमएसपी पर फसल कैसे बेची जाती है, वो इस एमएसपी का विरोध कैसे करेंगे? आप भी एक कृषक फैमिली से बिलोंग करते होंगे, आप अपने घर पर यह चीज पूछ सकते हैं। जैसे हाल में यदि अब बात की जाए गेहूं की फसल की, अभी गेहूं की फसल भी की थी, तो उसका रेट शायद 1950 रुपए फिक्स किया गया था, मे भी मुझे कंफर्म नहीं है, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। एमएसपी जो है 1950 रुपए गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया गया था। लेकिन आप अपने घर पर अपने भाई से, अपने माता, अपने पिताजी से ये चीज पूछ सकते हैं कि उनने अपनी फसल कितने रुपए किलो में बेची है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं वो फसल 1950 में तो कभी नहीं बिकी होगी। वो फसल बिकी होगी 1700 में, वो फसल बिकी होगी 1800 में। वो भी कहां पर जाके? मंडी में। मंडी में भी कहां पर? बिचौलियों के पास। ये जो 1950 रेट लगा था वो लगा था एमएसपी। और एमएसपी दोस्तों कैसे बिकती है? वो जो अभी हमने आपको पूरा जाल एक बताया था कि वो फसल होती है वो मतलब एमएसपी पर बेचने के लिए एफसीआई के पास आते हैं। एफसीआई वाले जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पे अधिकारी जो है वो बहाना लेकर उसको किसान को वापस भेज देते हैं मंडी में, और मंडी से जो है वापस उसको फसल को कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होंगी। इन सब चीजों को आप प्लीज एक बार प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या होता है दोस्तों, हमारे देश में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप किसी भी चीज का विरोध करते हैं तो उसका विरोध तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन आपको यही पता नहीं होता है कि वो चीज आखिर है क्या। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इसका विरोध कीजिए नहीं कीजिए, वो आपकी स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन विरोध करने से पहले आप एक बार इस चीज को समझिए कि आखिर ये जो 3 अधिनियम लाए गए हैं, कौन कौन से अधिनियम? आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम, दूसरा है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला, और तीसरा है आपका ये जो विपणन से संबंधित जो अधिनियम लाया गया है ये। आप इन तीनों चीजों को अच्छे से समझिए, इनका एनालिसिस कीजिए, और यहां पर यह चीज देखिए कि आखिर ये आपके हित के लिए है या फिर नहीं है। आप इसका विरोध कर रहे हैं तो किन आधार पर कर रहे हैं, यदि समर्थन कर रहे हैं तो किस आधार पर कर रहे हैं, आपको केवल इतनी सी चीज पता होनी चाहिए। एमएसपी क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है, ये सभी चीजें आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जो कृषक बिल है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है वो भी चीज आपको समझ में आया, नहीं होना चाहिए तो वो भी क्यों नहीं होना चाहिए वो भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यदि आपको अभी भी कोई इसको लेके प्रॉब्लम होती है या फिर कोई कंफ्यूजन होती है तो वो चीज़ आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।